हो गए हैं मजबूर, क्या करें हुजूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया की बड़ी आबादी इन दिनों अपने अपने घरों में कैद है। भारत में भी 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन हर रोज देश भर से सामने आ रहे संक्रमण के मामले परेशानी को बढ़ा रहे हैं। सवाल अब फिर से वही खड़ा हो गया है कि क्या फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा। कोरोना प्रसार को रोका जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन किया। 14 अप्रैल को खत्म होने वाले 21 दिन के लॉकडाउन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 19 दिन के दूसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 3 अप्रैल यानी लॉकडाउन 2 के खत्म होने की तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है। लेकिन अब सवाल फिर खड़ा हो गया है कि जिस तरह संक्रमण के मामले हर रोज तेजी से सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे में लॉकडाउन को एकदम से खत्म किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता तो अर्थव्यवस्था जो पहले से ही बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, उस पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जिसका असर अब आम लोगों पर पड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को पूरी तरह से वैक्सीन बनने के बाद ही खत्म किया जा सकेगा, लेकिन वैक्सीन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि अगर लॉकडाउन यहां पर देखें तो राज्य सरकारों के रुख की इसको लेकर बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन की तारीफ की और कहा कि अगर लोग घर के अंदर नहीं होते तो मामले बहुत तेजी से फैलते। तो कर्नाटक सरकार का मानना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान सरकार ये कहती सुनाई दी कि इस मामले में अभी कुछ भी कहना आसान नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अभी ये इनिशियल नतीजे हैं और इसे लेकर ये मान लेना कि कोरोना के इलाज का तरीका मिल गया है, जल्दबाजी होगी। एक्सपर्ट्स की माने या फिर उनका अगर मानना देखें तो अभी वैक्सीन बनने में 1 से 1.5 साल का समय और लग सकता है। ऐसे में अब एक नया टर्म भी चर्चा में है, ये है हर्ड इम्यूनिटी। तो कोरोना एक है, लेकिन इसके चलते जो परेशानियां अनेक इसलिए क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था इससे दो चार हो रही है। हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग अपनी नौकरी इस दौरान जो है खो चुके हैं। उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था कह दें कुल मिलाकर तो बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। तो सरकार के सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि उसे सभी को जो है साथ लेकर के चलना है। देश की अर्थव्यवस्था को भी उसे कायम रखना है, साथ ही लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराना है और कोरोना के संक्रमण से भी लोगों को बचाना है। ये सब कैसे करने वाली है सरकार, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर ही ज्यादा हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर गौरव नांदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रोहतक पीजीआई में डॉक्टर हैं। अमित नेहरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रोहित बयाना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री MM गोयल भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सवाल यहां पर करना चाहूंगी अमित नेहरा जी से। नेहरा जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस वक्त की परिस्थितियों को देखें तो क्या लगता है कितनी समस्याएं जो हैं अब सरकार के सामने खड़ी होने वाली हैं या हो चुकी हैं? क्योंकि मामलों की अगर बात करें, संक्रमण के मामलों की, तो उसमें अभी कमी आती दिखाई नहीं दी है। देखिए कहना, 3 दिन पहले मेरी किताब कोरोना पे ही आई है, अमेजन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हुई है, कोरोना 19 एट द रेट 2029। तो उसमें मैंने सभी पहलुओं पे विचार किया है। जो तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम जो चिकित्सक हैं, उनसे बात करके जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि देखिए देश के आगे 2 चीजें हैं, या तो वो जीवन बचा ले या वो नौकरी बचा ले। तो आप किधर जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, नेतृत्व की बात है। और आपने इस बात पे ही हर्ड इम्यूनिटी की, बहुत अच्छी टर्म है। उसमें भी आगे चल के ठीक है, फ्लैटनिंग द कर्व। और दिस कहना, इस रोग की, वायरस की अभी तक कोई ना तो दवा है ना वैक्सीन। तो ये सारी लड़ाई जो है वो डेटा पे लड़ी जा रही है।
हालांकि आपने जो कहा अरविंद केजरीवाल ने जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की, जी। वो नई नहीं है, 120 साल पुरानी थेरेपी है वो। लेकिन इसके नतीजे इतने अप टू मार्क नहीं है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि उसको किया जाए इससे। तो इसमें सारा जो खेल है वो डाटा का है, डेटा से लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे एंथनी फॉसी जो है अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में इस बीमारी से 1 लाख से लेके 2.2 लाख लोगों तक की मौत हो सकती है। तो हर देश के पास अपना डेटा है कि इतने तक आदमी इसमें मरेंगे, इतने प्रभावित होंगे। तो भारत का अभी तक कोई इस तरह का डाटा आया तो है नहीं। हालांकि 2 टीमें बना रखी है टास्क फोर्स से, और सार्वजनिक भी की है अभी तक सरकार ने कि हमने कौन कौन विशेषज्ञ रखे हैं। उनको एक ऑफिशियली इन्होंने नहीं बताया कि हमने क्या किया। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से ये मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही नेहरा हैं। जी, जैसे आपने तो कहा कि डेटाबेस पर जो है ये काम हो रहा है, डाटा को लेकर के जो है कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि भारत जो है कुछ अलग ही तरीके से अपना एक डाटाबेस लेकर चल रहा है? जैसा आपने कहा कि दूसरे देश इस बात का आकलन भी लगा चुके हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है और कितने लोग जो हैं वो इससे सरवाइव कर जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत के पास अपना कौन सा डाटा या किस तरीके का डाटा भारत सरकार ने बना रखा है और उस पर ही आगे वर्कआउट हो रहा है? देखिए कहना तो सबसे पहले जो ट्रम्प हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक बात कही थी कि हम लॉकआउट नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे अमेरिका को। लेकिन उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। फिर जब लॉकडाउन किया तो उससे गए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम इसे इस तक उठा देंगे, इससे यानी 12 अप्रैल तक जी। लेकिन वो बात बनी नहीं, संख्या बढ़ती गई, काबू के बाहर होती गई। हालांकि डॉक्टर एंथनी फॉसी ये बार बार कह रहे थे कि लॉकआउट करना चाहिए, लॉकआउट करना चाहिए, लंबा करना चाहिए। तो अंततः बात माननी पड़ी उनकी डेटाबेस से। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन में भी ये हुआ था कि सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन ने ये सोचा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी यहाँ पे, जो नौजवान है वो उनको एक्सपोजर दिया जाए, तो उसके बाद हमें लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मामला फेल हो गया वहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में अभी तक कोई सरकार ने ऐसी कोई फिगर दी नहीं है, अभी कम से कम पत्रकार को तो नहीं मिली है कि कितने प्रभावित हो सकते हैं, कितना संगीन मामला है। ये तो हम कयास लगा रहे कि इतने करोड़ जनसंख्या है तो इतने प्रभावित होंगे या इतने समय तक प्रभावित होंगे। और जो बाकी देशों के डाटा है हम उनके आधार पर ही कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल क्या चल रहा है वो खबरें नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। तो इसका तो देखिए सरकार ही बता सकती है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हर रोज हेल्थ बुलेटिन जो है वो भी जारी किया जाता है, बताए जाते हैं आंकड़े कोरोना को लेकर के। गृह मंत्रालय की ओर से कई मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उसमें बैठते हैं, सचिव बैठते हैं। तो क्या लगता है इसमें कि जैसे डाटा की आप बात कर रहे हैं उस चीज को लेकर के बचने की कोशिश भी जो है वो हो रही है, और जो एक्चुअल चीजें जिस तरीके से बताई जानी चाहिए वो नहीं बताई जा रही हैं? देखिए कहीं ना तो उसमें भी थोड़ी सी विरोधाभासी बातें हैं। शुरू में तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ठीक ठाक की। लव अग्रवाल जो है ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी अपने देश के, तो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने 2-3 दिन पहले, आपको पता होगा, ध्यान होगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। आप जो डाटा है, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये सारी लड़ाई डेटा बेस पे। जैसे आपने कहा था कि कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा इसमें वैक्सीन बनने में। हालांकि दवा तो नहीं बन पाती है इस तरह की वायरस की, वैक्सीन जरूर बन पाती है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। हालांकि 5 से 10 साल लगता है एक नॉर्मल जो वैक्सीन होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि कई स्टेप जो जीनोम सीक्वेंस है वो चाइना में सबसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं इसकी वैक्सीन को खोजने में। तो उसमें कई स्टेप वो कम हो गए, तो टाइम उसका कम हो गया, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप रोजाना 1 से 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर पत्रकार के सवाल का जवाब देते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने में वो कहीं दिखाई दिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ कहा हो, इस तरह के आगे आए हो कि हाँ मैं ही स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। और पता नहीं क्यों उनको पीछे धकेल रखा है, क्या वजह है, पॉलिटिकल चीजें हैं। तो इन पे मंथन होना चाहिए, होगा भी।
बिल्कुल, इसके और क्या राजनीतिक पहलू जो है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर आपसे चर्चा हम करेंगे। बने रहिए नेहरा जी हमारे साथ में। डॉक्टर गौरव नांदल पीजीआई के डॉक्टर हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहतक पीजीआई के डॉक्टर हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, एक तो टेस्टिंग को लेकर के बहुत ज्यादा जोर सरकार दे रही है, दूसरा यहाँ पर जो इलाज के नए तरीके की बात हम कर रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी पर जो है वो प्रयोग भी दिल्ली सरकार ने कर लिया है। तो अगर इस तरह से देखें तो क्या यहाँ हरियाणा सरकार जो है, क्या वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, या अभी किस तरीके से आगे इलाज को लेकर के ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर बताई जा रही है या जताई जा रही है? देखिए, जो प्लाज्मा थेरेपी है, जैसा कि डॉक्टर नेहरा ने बताया, वो पहले से ही एक नॉन ट्रीटमेंट का तरीका है पहले से लोगों के लिए, और उनका प्लाज्मा अभी लोग कंसेंट देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जो लोग नेगेटिव आते जा रहे हैं इसको लेके, कोरोना को लेके, वो लोग अपना कंसेंट देने को तैयार है। दे आर रेडी कि भाई हम अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार है। इसके ऊपर रिसर्च हर एक जगह चल रही है, और हरियाणा में सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है और रिसर्च सेंटर है पीजीआई, तो यहाँ पे भी इसके लिए रखने की जांच हमने शुरू कर दी है। एक रिसर्च वर्क टीम उसके ऊपर कर रही है पूरा। बाकी जो रैपिड टेस्ट को लेके आईसीएमआर ने भी बोला है कि उसमें कंफ्यूजन सबको आ रहा है अभी। उसके लिए जो मानेसर में अब एक नई किट के लिए एक इम्प्लांटेशन शुरू किया है यहाँ पे फैक्ट्री लेके जी, उससे कहीं ना कहीं जरूर मदद मिलेगी ही। और ये जो घर घर जाके एक सर्विलेंस शुरू हो गया है अब, उसको लेके लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है। और डेफिनेटली जो मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से अब लोगों के अंदर वो कंफ्यूजन खत्म होती जा रही है कि कोरोना को कैसे फैला जा रहा है और कैसे उसको रोका जा रहा है। डॉक्टर, जैसा अभी आपने कहा कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ रही है। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि जो कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है उसको अपने घर के अंदर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोग इमोशनली थोड़ा अटैच रहते हैं एक दूसरे से, तो उनके साथ ही वो इंडोर गेम खेलते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये चूक रह जाती है कि इससे जो बचाव है वो बाहर जाने से नहीं, घर के अंदर भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने से ही बनेगी। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि एक सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इस पर प्रयोग जो है वो भी शुरू कर दिया है, इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो हरियाणा सरकार, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च वर्क जो है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और क्या उम्मीद ये जताई जा सकती है कि यहाँ भी इसी तकनीक पर जो है या फिर इसी तरीके पर आगे बढ़ा जाएगा इलाज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी शुरू कर दिया है इस सब के लिए, तो यहाँ पे भी वो रिसर्च सेंटर सेटअप करके, और वो काफी सही प्रोग्रेस पे जा रहा है। यहाँ पे जो भी प्लाज्मा के लिए है, अभी भी पीछे जो भी पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज किए हैं उनसे एक कंसेंट फॉर्म लिया गया है, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं। उस प्लाज्मा को कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से, जिनमें सिम्टोमेटिक भी दिखता है कोरोना को लेके, और जिनकी टेस्ट रिपोर्ट बाकी है, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया है। और हरियाणा सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते कि संक्रमण रेट काफी आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले यहाँ थमा हुआ है। जी, कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति में है हरियाणा इस मामले में दूसरे राज्यों से। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितना डेटाबेस जो है वो तैयार हो चुका है आपके पास में, कि जितने लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं कि उनका प्लाज्मा आगे काम में लिया जा सकता है, और दूसरा ये कि कितना आप मानते हैं कि अभी संक्रमण दर जो है क्या ये थम गई है, या फिर आप ये मतलब ये कह सकते हैं कि अभी और इस तरीके के मामले जो है वो बढ़ सकते हैं? देखिए कायनात जी, जैसा कि पिछले 24 और 48 घंटे में देखने को मिला है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है, तो लोग आगे से सामने आके अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हुए हैं। तो संक्रमण रेट तो अभी नहीं, ये दर तो अभी बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि हरियाणा सरकार ने बीच में 2-3 दिन के लिए रियायत दे दी थी, उसके चलते भी काफी दिक्कतें महसूस हुई हैं आमजनों को भी, और यहाँ पीजीआई में भी लोगों का जो स्टाफ रोल है ओपीडी में वो बढ़ गया है कहीं ना कहीं।
क्योंकि ये लोग जितने भी बाहर निकलेंगे अभी बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम या इन एसी कूलर की सर्विसेज के चक्कर में जी। लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और उसी के चलते ये जो अचानक से सोनीपत में, अभी रोहतक में भी और नूह साइड सारा जितना भी पिछले 24-48 घंटे में एक हाइक दिखा है हमें 20 से 30 मरीजों का, जी। ये सब दर अभी और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि भाई लॉकडाउन एक बढ़ा दिया जाए तो वो काफी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा सरकार का। यानी आप इस बात के पक्ष में हैं कि अगर लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया जाए तो बेहतर होगा, व्यवस्था जो है जिस तरीके से अभी बनी हुई है वही बनी रहनी चाहिए, नहीं तो सभी चीजें अव्यवस्थित फिर से हो जाएंगी जिनको संभालने की अभी तक कोशिश की गई है। डॉक्टर रोहित बयाना हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर रोहित, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की, खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर के ये भी कहा कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि इलाज जो है वो निकल आया है, लेकिन हम ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अब कम से कम इससे मौत जो है किसी की ना हो। तो इस बयान को अगर हम समझना चाहें मेडिकल टर्म्स में तो किस तरीके से देखें, क्या मतलब इस बयान का निकाला जा सकता है? देखिए कायनात जी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं इस वायरस के बारे में। ट्रीटमेंट के वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ देम। जैसा डॉक्टर नांदल ने भी पहले बताया, प्लाज्मा थेरेपी इज ए वेरी ओल्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन वायरल प्रॉब्लम्स। इसमें हम प्लाज्मा फेरेसिस के जरिए जो इम्यून लोग होते हैं और जो ठीक हुए लोग हैं उनके ब्लड से एंटीबॉडीज सेपरेट करके और उनको मरीज के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। उसका लॉजिक ये होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वायरीमिया कम हो जाएगा, क्योंकि मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ आउटसाइड एंटीबॉडीज। ये बेसिक लॉजिक है। अब प्लाज्मा थेरेपी को जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्लाज्मा को किस समय इंजेक्ट करना बेस्ट रहता है। एक इसके ऊपर काफी डिबेट वर्ल्ड वाइड चल रही है कि क्या पहले 7 दिनों में या पहले 10 दिनों में जब वायरीमिया का फेज होता है वहां उस समय देना बेस्ट है या बाद में देना बेस्ट है। अभी तक जो करंट नॉलेज है वो ये है कि फर्स्ट 7 to 10 डेज जो वायरीमिया का फेज है उसमें प्लाज्मा थेरेपी अगर हम दें तो वायरीमिया का लोड कम हो सकता है, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन की स्टेज को आने के लिए हम रोक सकते हैं। तो ये तो हुई थेरेपी की बात। अब सीएम साहब की बात, अरविंद केजरीवाल जी के बयान की, अभी इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमें अभी प्लाज्मा थेरेपी के कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं पता। छोटे छोटे लेवल पे काफी जगह ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, ब्रिटेन में अप्रूवल मिल गया है, काफी बड़े लेवल पे ब्रिटेन इसको टेकअप कर रहा है, यूएस टेकअप कर रहा है और कंट्रीज टेकअप कर रही हैं, लेकिन सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। जब तक हमें ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता चल जाती कि हमें किस समय प्लाज्मा देना बेस्ट है, किस तरह के मरीज को देना बेस्ट है, उससे किस तरह के फायदे होंगे, उससे क्या और नुकसान हो सकते हैं जिनसे हमें बचाना जरूरी है, ये सब डेटाबेस जब तक हमारे पास प्रॉपरली आ नहीं जाता और हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तब तक ये कहना कि हाँ भाई प्लाज्मा थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस, मैं ये बात में मानने को अभी तैयार नहीं हूँ। तो मैं इसको एज एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी कहूंगा। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है वायरल थेरेपी रेमडेसिविर, जो जिलियड कंपनी की चल रही थी, कई दिनों से बड़ा हाइप था कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। परसों शाम को न्यूज लीक हो गई है सब जगह से कि वो ट्रायल फेल हो गया है इन ए वे। हालांकि कंपनी ने खुद ये बात नहीं मानी है सामने से आके, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं है, बट मोर और लेस वो ट्रायल कामयाब नहीं हुआ। तो किसी भी ट्रायल को लेकर ये कहना कि हाँ ये तो अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ऐसा सोचना थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। डॉक्टर, जैसा हम इस थेरेपी को लेकर ये कह रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि ये एक्सपेरिमेंट ही मानना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही इसे देखना चाहिए। अभी फायदे तो हम इसके ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन क्या इसके अपने नुकसान भी हो सकते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं? क्या इस तरह का भी कुछ है कि अगर इसका इस्तेमाल हम फायदे के लिए देख रहे हैं तो उसका नुकसान भी उतना ही ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल कायनात जी, ये एक ब्लड थेरेपी है। हम ब्लड का एक प्रोडक्ट नेमली प्लाज्मा, जिसमें एंटीबॉडीज रिच प्लाज्मा है, वो एक मरीज से
एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, सबसे पहला जो डर होता है वो यही होता है, जिस इंसान से हमने प्लाज्मा लिया उस इंसान में और कौन सा इन्फेक्शन था, वो खुद कितना स्वस्थ था। अगर उस इंसान में प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैं, पुराने, जैसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस में HIV सबसे पहले मानते थे, और नंबर ऑफ चीजें हैं जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड बैंक स्क्रीन करता है कि इसमें ये इन्फेक्शंस नहीं हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो क्या वो स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं? क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? दूसरा ये है कि जो प्लाज्मा हमने एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया, तो रिसिपिएंट बॉडी उस प्लाज्मा को रिजेक्ट कर सकती है। रिसिपिएंट बॉडी में उस नए प्लाज्मा के खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं और वो उस प्लाज्मा को रिजेक्ट कर देती है। इट इज जस्ट लाइक ए ब्लड, इट्स ए ब्लड प्रोडक्ट। उसके अलावा इंटरमीडियम हैंडलिंग कैसे हुई है, कितने अच्छे से हमने वो प्रोक्योर करके वो किया है, बीच में कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही है। फिर सबसे बड़ा ये कि हम तो सोच रहे हैं कि वो एंटीबॉडीज यूजफुल है, वो कितनी यूजफुल होंगी या नहीं होंगी। देयर आर ए वैरायटी ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर सोचा जा रहा है, जिन पे काम करने की जरूरत है जी। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बने रहिए डॉक्टर, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और जो महत्वपूर्ण हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आगे भी हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी। हमारे साथ RK आर्या अर्थशास्त्री जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। हेल्थ को तो लेके हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए ये कोरोना जितना हानिकारक है उतना ही हानिकारक अब अर्थव्यवस्था के लिए भी होता जा रहा है। पहले भी अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से हालात और बनते जा रहे हैं, डिमांड्स जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर एक क्षेत्र में मांग बढ़ती जा रही है, जरूरतें जो हैं वो बेतहाशा हैं, लेकिन संसाधन अब सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अब जो आगामी कदम सरकार उठाएगी उनका असर क्या रहने वाला है अर्थव्यवस्था पर, और कैसे जो है कम नुकसान जो है वो उसके साथ में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है? पिछले दिनों में 176 जो थे कंटेनमेंट जोन थे, और अभी जो कल की न्यूज है उसमें केवल 89 रह गए हैं जो कि कंटेनमेंट जोन है जी, और नोएडा उससे बाहर निकल गया है। और एक जनरल बिलीफ ये था कि ये जो राइजिंग कर्व है, अगर ये लीनियर हो जाता है तो लॉकडाउन हटाया जा सकता है। पर इसमें कई ऐसे राज हैं कि जैसे कि बॉम्बे के अंदर और गुजरात के अंदर लॉकडाउन जो है, अहमदाबाद के अंदर लॉकडाउन एक्सटेंड करने की हर पॉसिबिलिटी है ही, क्योंकि वहां पर केसेस ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद, इंदौर जो बड़ी सिटीज है, अब जहां तक इकोनॉमी को नॉर्मेलिटी में स्टार्ट करने की बात है, तो 40% जो सप्लाई चेन है वो लगभग 24 सिटीज में है और जो कि बंद है अभी। जब तक वर्कर्स उधर काम करना शुरू नहीं करेंगे, सप्लाई चेन रिज्यूम नहीं होगी, और डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है हाफ लेबर के साथ हो नहीं सकती है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि आप वेट रिड्यूस कर दीजिए आर्टरीज को काट के, इसी तरह आप इंडस्ट्रीज का वेट रिड्यूस नहीं कर सकते लेबर को काट के। तो डेफिनेटली लेबर जो है इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो यदि इंडिया के लेवल पे ये सोचा जाए कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो सिचुएशन अभी जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स है वो पहले से बड़े वीक हैं, और जो नीचे पिरामिड की कम से कम 25% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में तो स्लिप कर ही जाएगी, परंतु हम जो है उसको स्टारवेशन भी देख रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमी को बड़ा केयरफुली सोच के करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और एक सबसे जो बड़ा राज है, शायद डॉक्टर लोग उसको वेरीफाई करेंगे, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। अभी रिपोर्ट ये आई है कि जितनी भी डेथ हुई है या जितनी भी बीमारी है वो ये कोमॉर्बिड जिसे बोलते हैं। कोमॉर्बिड का मतलब कि वायरस से जो फर्क पड़ रहा है, फ्लू हो रहा है, और पहले भी वो इम्यून सिस्टम वीक है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ज्यादातर डेथ 86% उन्हीं लोगों की हुई है जो कोमॉर्बिड है।
इसीलिए कल आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर 60 से अबव वाले लोग जनरली जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको सिग्रीगेट करके कुछ किया जा रहा है। और इतने दिनों में जो गवर्नमेंट ने टाइम बाय किया है ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया है। टेस्टिंग अब ठीक हो गई है, वेंटिलेटर तैयार हो गए हैं, पीपीई तैयार हो गया है। अब बैलेंसिंग करनी होगी प्राइम मिनिस्टर को कि अगर लाइवलीहुड हावी पड़ रहे हैं कि लाइवलीहुड से दिक्कत दूसरी तरह की आ सकती है, भूखमरी की आ सकती है, स्टारवेशन हो सकता है, और इधर लाइव्स कितनी जाती हैं, ये जो भी एक्सपर्ट कमेटी में होंगे वो डिसीजन लेंगे। पर मेरा जो अंदाजा है कि अगर वर्कर क्लास एसिम्टोमेटिक कैरियर होंगे जी, और जैसे ही फुल कैपेसिटी पे इंडस्ट्रीज काम करेंगे, जैसे कि अभी आप प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 30% जो है फैक्ट्रियां काम करेंगी, तो वो उन लोगों को भी बिल्कुल देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और ये साथ में कह दिया कि एम्प्लॉयर जिम्मेवार होगा अगर उसको कोरोना हुआ या कुछ फैटेलिटी हुई। तो ये कितना सही है या थ्योरेटिकली ठीक है या नहीं है, यानी कि आर्या जी ये कह सकते हैं कि ये शुरू करने से पहले संस्थान हमारे अस्पतालों को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा इस चीज के लिए कि जो भी वर्कर या मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं उन सभी की टेस्टिंग जो है वो कर ली जाए और ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। नहीं, टेस्टिंग भी जो है आप इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जब से 25 मार्च से अब तक 27 टाइम्स टेस्टिंग कर दी गई है, और टेस्टिंग में भी स्क्रीन आउट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जहां जहां क्राउडिंग है वहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि खांसी वैसे हो रही है या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ दीज रीजंस आर गोइंग अनडिटेक्टेड, पर्टिकुलरली व्हेन द पीपल आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण कई चीजें ऐसी जा रही हैं, और रूरल एरिया में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि अभी नहीं पता कि उसमें कितना अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। अगर वहां पर कुछ हो रहा है और वो क्या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री बारिंग तमिलनाडु और कर्नाटका जहां पे पीएचसी स्ट्रांग है, यहाँ पर पीएचसी सिर्फ काम चलाऊ होती हैं। जो रियल पिक्चर है आई शुड पोर्ट्रे दैट वन। तो वहां पे कितना टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना रिस्क है, कितना नहीं है। अगर फुल स्केल पर लेबर आई और वो वायरस लिए हुए आई तो डेफिनेटली कंटेजियस होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग विल बी थ्रोन टू द विंड एंड द थिंग्स विल गो थ्रू दी, दैट इज जस्ट विदाउट केयर एंड ऑल दैट। सो कहीं पर भी प्रोडक्शन करने की कोशिश की तो इतने हॉस्पिटल तैयार नहीं है कि ओवरवेलमिंग हो जाएंगे वो हॉस्पिटल्स, और तब सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कैबिनेट को काफी केयरफुली देखना होगा कि ये वायरस प्रोबेबिलिटी से कितना है, क्या कहीं पर हर्ड इम्यूनिटी भी होने की संभावना है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर क्राउडिंग में लोग काम कर ही रहे हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट कैरिंग द वायरस एंड दे एनीबॉडी एल्स वर्किंग देयर विल आल्सो नॉट बी अफेक्टेड। तो मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन को लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मई तक इसीलिए किया था कि जो रबी क्रॉप है उसको समेट लिया जाए ताकि जो रूरल एरिया की कंजम्पशन इंप्रूव हो जाए। वैसे तो बफर स्टॉक हमारे पास 70 मिलियन टन का है, पर सवाल ये है कि कैश इकोनॉमी होने के कारण लोगों को पैसे हर हालत में चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको पैसे चाहिए। वहीं पर जो लेबर की फ्रस्ट्रेशन है वो वहीं पर है और जब तक लेबर को आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और मेरा अंदाजा है कि अगर ये सेकंड वेव आती है सितंबर अक्टूबर के आसपास तो इकोनॉमी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो स्टेट्स के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है कि वो केयरफुली कर लें, कैसे कर लें, और जो बॉर्डर्स हैं उनको अभी बंद रखें और जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करें। ट्रक्स और वैन्स वगैरह जो है जो लोडिंग करती हैं
उनको चलते रहने चाहिए। जहां पर क्राउडिंग है उसको कर दिया जाए। हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी 55% की जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस और टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, नेट चल रहा है, और सिर्फ खाली टूरिज्म वगैरह होटल वगैरह है, ये सिर्फ 10% लेकिन राजस्व जहां से सरकार का आता है वहां भी कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अभी बंद पड़ी हैं। राजस्व आने के कोई यहाँ पर इम्कानात नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में सरकारों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, खासकर केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि उसे अब जो राज्यों को जीएसटी का बचा हुआ उनका हिस्सा है वो भी उसको अदा करना है। इसके अलावा भी जो दूसरी मदद या पैकेज रिलीज करना है वो भी उसके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी भी है। देखिए, जहां तक उसका सवाल है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फाइनेंशियल इमरजेंसी करके एम्बार्गो लगा सकता है, फ्रीज कर सकते हैं वो। तो इसलिए वो वाली बात नहीं है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है वो सेंटर से स्टेट को जाने होंगे। पर सवाल यूं पूछिए कि जो सेंटर की पोजीशन है, स्टेट की पोजीशन है, वो भी खराब है जी, और सेंटर की भी खराब है, क्योंकि टोटल जो टैक्स रिवेन्यू है वो मुश्किल से 21 करोड़ रुपए के आसपास, 20 लाख करोड़ के आसपास है, और टोटल बजट जो है 30 लाख करोड़ का है। और जब अर्थव्यवस्था ठीक भी चल रही थी तो 2 लाख करोड़ तो वैसे ही लॉस हो रहा था, और अब तो सिस्टम वैसे भी खराब है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पहले से ही सॉफ्ट व्यू लेना पड़ेगा, टैक्स ब्रेक्स देनी पड़ेंगी, टैक्स हॉलीडेज देनी पड़ेंगी। तो रिवेन्यू की तो पोजीशन है ही खराब, परंतु अगर सर्विस सेक्टर ठीक चलता है और एग्रीकल्चर ठीक है ही, और खरीफ सीजन भी ठीक होने वाला है, क्योंकि मैट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम ठीक रहेगा, तो इस तरह से खरीफ की भी बम्पर क्रॉप हो सकती है। और अगर रूरल एरिया में कंजम्पशन इंप्रूव हो जाती है, कैश बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परंतु अभी सरकार के पास के 490 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेन एक्सचेंज है, तो लास्ट रिजॉर्ट में गवर्नमेंट उसको लिक्विडेट कर सकती है। परंतु जो मुद्रास्फीति की दर है, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति की दर ऊपर बढ़ जाएगी। फिर भी ले दे के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको प्राइस राइज से बुरा असर पड़ेगा। परंतु गवर्नमेंट जो है इसको केयरफुल्ली वॉच कर रही है कि कौन से रास्ते हैं। काफी इकोनॉमिस्ट से बातचीत चल रही है कि ऐसे लेवल पे इकोनॉमी को रख दिया जाए ताकि जो रीबाउंड करना है, क्योंकि अभी पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है 1.9% के आसपास। अगर 3 मई को लॉकडाउन स्टैगरिंग वे में या फुल्ली आप इसको उठाते हो, तो जो गीता गोपीनाथ है आईएमएफ की एक्सपर्ट, वो भी कह रही है और आईएमएफ ऑन द होल भी कह रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया की पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी, परंतु काफी कंट्रीज की नेगेटिव उसमें चली गई है। दे आर इन रिसेशनरी फेज। उसका असर भी यहाँ पर जो है उसका असर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। परंतु एक एडवांटेज और है कि ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे चले गए। लेकिन भारत को तो उससे कोई मतलब यहाँ जो भारतवासी हैं उन्हें तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे नहीं गया है, जो जितना था उतना ही है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर जो इंडस्ट्री 30% भी रिज्यूम करती हैं और ग्रेजुअली 60% तक चली जाती है सितंबर तक, तो लगभग 1-1.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक्साइज से कमा सकती है, क्योंकि $23 पर बैरल का रेट है अभी भी, और ये अगले साल तक अनुमान है कि 40 बैरल पर डॉलर जाएगा। तो एक्स्ट्रा एक्साइज से गवर्नमेंट कर सकती है और तब फिस्कल स्टिमुलस दे सकती है। बिल्कुल, मैं आगे भी इस पर आपसे बात करूंगी कि किन किन चीजों पर जो है इसका असर जो है वो सीधे तौर पर पड़ेगा और कितना कहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा सेक्टर जो है इससे होने वाला है। डॉक्टर गौरव नांदल हमारे साथ बने हुए हैं, पीजीआई में आप डॉक्टर हैं।
डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि पहले जो मेडिकल जो इक्विपमेंट्स थे जिनकी उपलब्धता को लेकर के बार बार यही सवाल हो रहे थे कि कमी है, तो उनके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि अब क्या वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पर उपलब्ध हो चुके हैं, और आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर जितना भी मरीजों का लोड आ जाए तो सक्षम है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनको हैंडल करने में? देखिए, प्राइमरी लेवल पे जो पीएचसी और सीएचसी बना रखी हैं, वहां पे तो अभी कोई भी सक्षम नहीं है इसको हैंडल करने में, क्योंकि जितना भी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ने अभी नई अपॉइंटमेंट के लिए भी एक लिस्ट निकाली थी, उसमें से भी आधे लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अब उसमें सरकार कहाँ विफल हुई है इस बारे में तो हमें कुछ खासा नहीं पता लगा है, क्योंकि मेन रीजन उसका ये है कि लोगों को अपनी होम पोस्टिंग अभी नहीं मिल पाई है, तो इसलिए लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। कि सबसे पहले सब अपनी हेल्थ को लेके ही चिंता रखते हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे कहीं और अकोमोडेट के लिए बिना डिटेल्स दिए आप इनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो लोग अपनी पोस्टिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक पीपीई किट और N95 मास्क या 4 लेयर मास्क की हम बात कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन संस्था को देखते हुए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स को यहाँ पे परेशानियां आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है वो यही है कि जो इन्होंने सरकार की तरफ से अभी पीपीई किट और मास्क स्टोरेज हाउस में रख रखे हैं, वो क्राइसिस टाइम के लिए एक बैकअप बना के रखा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो जनरल ओपीडी में और जनरल कहीं पे भी फ्लू क्लिनिक और ट्रॉमा सेंटर में ये सब पर्याप्त मात्रा में नहीं अभी तक मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसको लेके आरडीए 2 बार अपने आप पब्लिक डोनेशन लेके और सभी रेजिडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनकी कमी साफ देखने में आ रही है दिन प्रतिदिन, और कहीं ना कहीं डॉक्टर की सेहत के साथ खिलवाड़ इसमें अभी भी हो रहा है। अगर कोविड-19 हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर जो हरियाणा में मौजूद अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनमें व्यवस्थाएं जो हैं, जैसा आपने कहा कि अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं या इलाज कर रहे हैं उनका, क्या उनके पास भी पूरे संसाधन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो उपकरण जो होने चाहिए मेडिकल? जो लोग कोरोना पॉजिटिव को ट्रीट कर रहे हैं उनको पीपीई किट, पूरा प्रोटेक्शन किट और मास्क मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत ये है कि एम्स ने जैसे एक गाइडलाइन जारी किया है कि वो हर चौथे दिन उसको रीयूज करेंगे जी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक फॉल्ट तो है कि एक डर जो डॉक्टर को बना हुआ है कि इस पे कोई ऐसा आर्टिकल या रिसर्च अप्रूव नहीं है कि ये 100% रीयूज के लिए बना हुआ है। साथ में उनको उनकी जो आइसोलेशन की ड्यूटी है उसके बाद क्वारंटाइन करने के लिए कोई खासा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने एक गैजेट लेटर जरूर जारी किया था कि भाई आप जितना भी टूरिज्म एरिया है, जितने भी रेस्ट हाउस है, वहां पे सबको रखा जाएगा, लेकिन वो उतने रूम पर्याप्त नहीं है पूरे हरियाणा में डॉक्टर्स के लिए। कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स को वापस अपने हॉस्टल्स में ही आना पड़ रहा है, क्योंकि घर तो कोई भी डॉक्टर पिछले 1-1.5 महीने से जा नहीं पाया है। तो उसको लेके भी एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा कि अगर कोई भी एक सिम्टोमेटिक ना हो के एसिम्टोमेटिक तरीके से पॉजिटिव मिल जाए, तो वहां रह रहे और 300-400 डॉक्टर्स की सेहत का जो जिम्मेवार है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। डॉक्टर, यहाँ पर लिखते भी रहते हैं सरकार को इस बारे में कि जो खाली ब्लॉक्स हैं, या फिर जैसा कि आर्य जी बता रहे थे कि जो नए हॉस्पिटल्स मेंटेन करने हैं, तो जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स बना रखे हैं, छोटे जितने भी होटल्स हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बना रखे हैं जहां सबको छुट्टी दे रखा है, तो क्यों ना उनको एक क्वारंटाइन एरिया या आइसोलेटेड वार्ड टाइप बना के रख दिया जाए, जिससे कि जितने भी पेशेंट और डॉक्टर का कॉन्टेक्ट है एक ट्रीटमेंट एरिया को लेके, वो पूरा एक आइसोलेटेड रहेगा। जनरल पब्लिक और फ्लू क्लिनिक में आने वाले पेशेंट को अगर हम अलग कर दें, तो उससे एक फायदा ये भी होगा कि लॉकडाउन अगर खुलने की कगार पे आ रहा है और जनरल ओपीडी हम अगर ओपन करना चाहते हैं, तो
जनरल ओपीडी के लिए एक अलग हॉस्पिटल, जो जनरल वार्ड है और पूरा एरिया है, एक प्रॉपर बिल्डिंग रहेगी। और जो कोविड के सिम्टोमेटिक और थोड़ा से भी जिनको मंशा है कि भाई इनको कोरोना को लेके कुछ भी वो हो सकता है, उसके लिए एक अलग एरिया प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। इससे डॉक्टर की सेहत पे भी जी, वो भी सुरक्षित रहेंगे और जो मरीज है उसको भी इलाज जो है ठीक प्रकार से मिल पाएगा। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वेंटिलेटर को लेकर के भी बातें यहाँ पर सामने आ रही थी कि वेंटिलेटर जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है कोविड के मरीजों के इलाज के लिए। तो क्या सभी मरीजों को जो है वेंटिलेटर की अभी तक आवश्यकता पड़ी है? जितने मरीजों का हरियाणा में इलाज हुआ और वो ठीक होकर अपने घर लौट गए, या कुछ ही मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी? और वेंटिलेटर की अगर बात करें तो क्या वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? देखिए, वेंटिलेटर के लिए क्या है कि वेंटिलेटर इस मौसम में अस्थमेटिक पेशेंट और ट्रॉमेटिक पेशेंट, उन्हें भी जरूरत पड़ती है। और कोरोना के हर एक मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत अभी नहीं पड़ती है। उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने की दिक्कत जरूर आती है मरीजों को, लेकिन जहां तक अभी तक का डाटा देखा जाए तो हर एक मरीज को अभी वेंटिलेटर की जरूरत की स्थिति अभी नहीं बनी है। और पीजीआई ने भी और हरियाणा सरकार ने भी एक नया टेंडर पास कर दिया है और वेंटिलेटर खरीद के लिए। लेकिन देश में देखा जाए तो पर कैपिटा के हिसाब से या डॉक्टर पेशेंट रेशियो के हिसाब से उनकी कहीं ना कहीं जरूरत तो अभी बहुत महसूस हो रही है हर एक जगह पे, ना कि सिर्फ हरियाणा, पूरे इंडिया में ही। मतलब अभी कोशिश जारी है कि वेंटिलेटर टाइम रहते अवेलेबल करा दिए जाए। जी, चलिए डॉक्टर बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अमित नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, जैसा बात यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की हो रही है, तो क्या लगता है कि सरकारें इस बात को लेकर फिर से एक बार सर्वसम्मति जताएंगी, सर्वसम्मति से राजी हो जाएंगी, या फिर लगता है कि कुछ जगह से ये भी कहा जा सकता है कि अब जो है अपने तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, कहना एक सारे प्रकरण में एक टर्मिनोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण। उसको आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल लीजिए या फेज 3 बोल लीजिए। अब फेज उस पहले पे खड़ा है कि वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, यानी फेज 2 में भी रह सकता है, फेज 3 में भी जा सकता है। अगर फेज 3 में चला जाएगा, मान लिया आप ये मानो कि फेज 3 में चला गया तो क्या हाल होगा? आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेन है, ब्रिटेन है, यूएसए है, तो वहाँ फेज 3 में चले गए तो इतने बढ़िया वो वहाँ पे होने के बावजूद भी सब की सरबरा गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मामला कि क्या हम कहाँ पे खड़े हैं जी। तो इसके लिए तो हमें वेट एंड वॉच की जरूरत होगी। मैं जो बार बार कह रहा था कि सरकार जो डाटा रिलीज कर रही है तो उसका ये बहुत बड़ा खेल है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो इसके लिए हमें नियमित जो प्रेस ब्रीफिंग है उसकी जरूरत है, जो कि हो नहीं रही है। हमें डाटा एक पर्टिकुलर चाहिए कि हम किस लेवल तक आके क्या करेंगे। तो वो पहले तो जो डेली ब्रीफिंग थी वही रोक दी गई है। सप्ताह में 4 दिन ब्रीफिंग होगी, तो उससे क्या है कि असमंजस का माहौल बनता है पूरे देश में जी। तो क्या कह सकते हैं इस सब के बीच में नेहरा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है ये भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, न सिर्फ राज्य सरकारों के लिए बल्कि केंद्र सरकार के सामने भी, क्योंकि कई जगह से इस तरह से भी खबरें आई और प्रवासी मजदूर ये कहते सुनाई दिए कि 3 मई तक जो है अब ये आखिरी बार है, वो इंतजार कर रहे हैं और 3 मई के बाद वो किसी की नहीं सुनने वाले। देखिए, कहना तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये लड़ाई 2 मोर्चों पे है। या तो नौकरी बचाना यानी पैसे अर्जन करना, या फिर आप बीमारी से मरे, आप भूख से मरे या बीमारी से मरे, ये आपके पालेंगे। तो आपने जो बात कही, जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी भी तोड़ दीजिए, लोकल मजदूर हम के आगे भी का बड़ा जो लोग कहीं फंस गए हैं, एक राज्य से आए थे दूसरे राज्य में आप फंसे हुए हैं, मुमकिन नहीं हो रहा जाना, और बस अब यही वो चाहते हैं कि किसी तरीके से परिवार के पास अपने घर पहुंच जाए। कायनात वो तो है ही है। आप दूसरी बात भी समझे, बहुत सारे मजदूर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं इस देश में
जो रोजाना कमाते हैं रोजाना खाते हैं, जी, उनके जी। पास बचत क्या है ही नहीं। आप उनकी भी बात करें। अब एक बात और जो सबसे बड़ी जो मुझे नजर आती है, रबी की फसल है, उसकी कटाई का सीजन है और उसमें क्या है कि मजदूरों की बहुत जरूरत है। तो अब जो काफी हद तक जो खाली व्यक्ति हैं, जो जिनके पास काम नहीं है, जो छोटे मोटे कहीं पे मजदूरी करते थे, वो अभी एग्रीकल्चर में फंस गए हैं। जी। और वो खेती के उसमें जो है उस मामले में वो महीना कुछ और लग जाएगा, जैसे काटना है गेहूं का, फिर निकालना है, फिर धोना है, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ी सी वो कब जाएगी, उसके बाद वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के में भी स्कोप नहीं रहेगा। फिलहाल तो एग्रीकल्चर को रुके हुए है। जी। कई जगह मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं, बीइंग ए पत्रकार, मैं जहाँ जाके फीडबैक लेता हूँ, तो ये है कि फिलहाल तो उनको काम मिला हुआ है। जब ये खेती का काम खत्म हो जाएगा तब असली समस्या आएगी। तो इसका सोचे कि ये तो सरकार की योजना बनानी पड़ेगी कि क्या करें क्या। और देखिए, नहीं, उसी अभी आपने हिसाब जो से क्या बात की, लगता है सरकार की आगे की योजना क्या होगी? अगर मौजूदा हालात को देखें, जैसे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, उसमें आगे क्या कदम सरकार उठा सकती है जो कि सभी के लिए मुनासिब हो? देखिए, कायनात अभी आर्य साहब ने कहा कि 30% से भीख देनी होगी, इस तरह की बातें जो है, तो वो उस पे काम करना होगा, सोचना भी होगा। अगर विकसित देशों की देखी जाए, विकसित देशों को देखा जाए, तो वहाँ पे ऑटोमेशन चरम पे है। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां उससे 10 से 12 व्यक्ति होते हैं, 10 से 15 व्यक्ति होते हैं, वो पूरी फैक्ट्री को चला देते हैं। सारा काम ऑटोमेटिक है वहाँ पे। यहाँ पे आदमी ज्यादा है तो लेबर सस्ती है, तो ऑटोमेशन इतनी भी है, ऑटोमेशन यहाँ पे महंगी पड़ती है, मजदूरी सस्ती पड़ती है, तो मजदूर उसमें खपे हुए हैं। तो विकसित देश तो क्या है कि इस तरह की चीजें तो मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेशन है वहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे ऑटोमेशन है नहीं, तो यहाँ पे बल्क लेवल पे मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे फैक्ट्री है, कोक है और इस तरह की जो है, वहाँ तो ऑटोमेशन है इस देश में। क्योंकि मैंने कई प्लांट ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत थोड़े से मजदूरों से उनका काम सिर्फ एक सर्विलेंस का होता है, एक तरह से चेकिंग का ही होता है और कोई मैनुअली काम होता नहीं। तो वो उद्योग तो चल जाएंगे रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन जहाँ पे आधी से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे इंडिया की जो है, उसमें एक ही कमरे में 100 आदमी होते हैं। जी। अब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जिन फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन है वो तो चल जाएंगी, लेकिन जो मैनुअल जहाँ पे काम है, ज्यादा मजदूर है, दिक्कत वहाँ आएगी। ठीक है। जी। डॉक्टर रोहित बयाना का मैं रुख करूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे हमने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के बात की, यहाँ एक और चर्चा का जो विषय इस वक्त बना हुआ है, जिसके बारे में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने भी जिक्र किया, हर्ड इम्यूनिटी। तो हम ये चाहेंगे जरा आप बताएं विस्तार से कि ये आखिर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या है, किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकती है अभी जो स्टेज चल रहा है उसमें, या कितनी इसके अपने दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए कायनात जी, हर्ड इम्यूनिटी जैसे कि नेम उसका है, इसमें दो शब्द हैं, हर्ड और इम्यूनिटी। जी। हर्ड का मतलब होता है झुंड और इम्यूनिटी का मतलब होता है बीमारी से लड़ने की ताकत। तो इसका बेसिक मतलब हर्ड इम्यूनिटी शब्द का यही होता है कि एक पॉपुलेशन में, जो कि पॉपुलेशन को हम झुंड की तरह माने तो, एक पॉपुलेशन में लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि वो वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। उसको आने के लिए तकरीबन 50 से 60% पॉपुलेशन जो है वो इम्यून होनी चाहिए। अब 50 से 60% पॉपुलेशन अगर इम्यून होगी तो उसके लिए 60 से 70% लोग इन्फेक्ट होंगे। जो दुनिया में सबसे बड़ा हर्ड इम्यूनिटी का कोरोना वायरस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो स्वीडन में चल रहा है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो ग्रुप है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, तो इनमें से स्वीडन ने रास्ता डिफरेंट अपनाया कि हम अपनी लॉकडाउन नहीं करेंगे, बार्स पब्स सब चीज खुला रखेंगे, लोगों को आना जाना अलाउ करेंगे और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके अपनी जो है कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे ट्रांसमिशन से। उनकी नेबरिंग कंट्रीज डेनमार्क और नॉर्वे ने दूसरा रास्ता अपनाया, जो काफी अलग कंट्रीज ने अपनाया था कि हम लॉकडाउन करेंगे और मूवमेंट्स को बंद कर देंगे। आज तकरीबन 1.5 महीने के बाद हमारे सामने रिजल्ट्स हैं
जो स्वीडन के इन्फेक्टेड केसेस और डेथ रेट के केसेस हैं वो नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत ज्यादा हैं, कई टाइम्स। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे सकता हूँ। स्वीडन में लगभग 17,000 के आसपास केसेस और 2,000 के आसपास डेथ्स हैं, और उसके पड़ोस में डेनमार्क के अंदर इस 403 डेथ्स हैं और 8,000 केसेस हैं। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, कितने लोग इन्फेक्ट हुए और कितने लोग मरे। उनकी जो राजधानी है स्टॉकहोम, जहां अराउंड वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60% लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी आते आते, स्वीडन की राजधानी। क्या हम ये दिल्ली में अफोर्ड कर सकते हैं? दिल्ली की पॉपुलेशन आप उठा के देखिए, आप हिंदुस्तान की पॉपुलेशन उठा के देखिए, 130 करोड़ में से अगर 60% लोग इन्फेक्ट हो गए तो आप नंबर्स गिन के देखिए। क्या हिंदुस्तान के पास उसमें से अगर 10% लोगों को भी एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर भारत में जो है ये कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो पॉपुलेशन है, नंबर है वो युवाओं के हैं, मैक्सिमम नंबर जो है वो युवाओं का है, तो युवा आसानी से जो है इसको वो अडेप्ट कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा सकते हैं। जी कायनात जी, ये सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट है इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी अडेप्ट करने के लिए। जैसा आपने कहा, जो यंग लोग हैं, यंग एंड हेल्दी पीपल, उनका डेथ रेट लेस देन 10% है, 10 बिटवीन 9 to 11% है जी। और जो ओल्डर पॉपुलेशन है 55-60 से अबव, उनका डेथ रेट काफी ज्यादा है। मेनली कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसा पहले भी वक्ताओं ने बोला, कोमॉर्बिडिटी, जिसमें सबसे बड़ा एक सिंगल फैक्टर है हार्ट डिजीज। जिन लोगों को हार्ट डिजीज है उनका सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है जो मर रहे हैं। तो बेसिकली इसी के अराउंड ये आर्ग्यूमेंट फ्रेम की गई थी। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि ये सब कुछ सोच है, एक्सपेरिमेंटल है, एविडेंस नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो ये कह सकते हैं, जैसे अभी कोमॉर्बिड की आपने बात की, तो ये जो तर्क दिया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी अपनाई जा सकती है, उस तर्क की काट यहाँ कह सकते हैं कि कोमॉर्बिड हो सकता है कि अधिकतर लोग तो उसी की वजह से जो है अपनी जान गंवा सकते हैं। जी, अभी तक यही सोच है कि कोमॉर्बिड कंडीशन मेन रीजन है लॉस ऑफ लाइफ का कोरोना से जी, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट लंग्स पे जब होता है तो वो बॉडी डीकम्पनसेट ज्यादा उन लोगों में होती है जिनमें ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, क्योंकि उनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर जल्दी सेट इन हो जाता है और उन लोगों को आईटीयू की जरूरत पड़ती है। वरना जैसे कि डॉक्टर नांदन ने भी कहा, सब लोगों को वेंटिलेटर या आईटीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन ब्रिटेन में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, राइटिंगटन करके एक जगह है ब्रिटेन में, वहां पे सीपैप को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं काफी, कि हम लोग वेंटिलेटर्स की बजाय सीपैप यूज करें। और सीपैप के लिए उन्होंने नॉन वेंटिलेटर सीपैप भी यूज किया और उससे काफी उन्होंने मरीजों को बेनिफिट उसमें देखा है, जिसके ऊपर काफी अब सीरीज चल रही है उनकी काफी अलग अलग चीजें चल रही हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर के स्टेज पे आने से बचाने के लिए। एक बहुत चिंता की बात जो निकल के सामने आई वो ये, चाइना से ही ये खबर जो है वो निकल के सामने आई है कि एक व्यक्ति जो कि ठीक होके घर पहुंच गया था, 70 दिन बाद फिर से उसे लगा कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, जब टेस्ट कराया तो फिर से पॉजिटिव जो है रिपोर्ट सामने आई, और कई जगह पर जो मरीज है उनका जो खून है वो भी जमने लगा है। इस बात को लेकर खुद डॉक्टर्स जो हैं वो हैरान और परेशान हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अभी भी पूरी तरीके से इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मरीज ठीक होकर जा रहे हैं वो पूरी तरह से अब इम्यून हो चुके हैं, या अब दोबारा लक्षण उसमें नहीं आएंगे? देखिए कायनात जी, इसके बारे में 3 या 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये है, जो WHO और काफी कंट्रीज कह रही हैं, कि शायद जब वो मरीज पहली बार डिस्चार्ज हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं था और वो वायरस में नेगेटिव नहीं था। सो इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग टेस्ट वाज ए फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। हम लोग फॉल्स नेगेटिव टेस्ट की बड़ी ज्यादा रेज कर रहे हैं वॉइस। मैंने खुद पर्सनली बहुत बार ये बात कही है, हर चैनल पे कह रहा हूँ कि इंडिया के टेस्ट को आई एम टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि स्वॉबिंग कितनी अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। पहली बात, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ RT-PCR स्वॉब बेस्ड टेस्ट पे रिलाई करेंगे। उसमें भी स्वॉबिंग की क्वालिटी के ऊपर रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं
तो फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि इवन स्वीडन जैसे देशों जहां हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर वो बैंक कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं हर एक पॉजिटिव केस के पीछे हम लोग मानते हैं कि 75 हिडन पॉजिटिव केसेस हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो आप वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वायरल लोड कितना बनता है कम्युनिटी के अंदर, 75 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 75 फिगर स्वीडन जैसे विकसित देश का फिगर है जो उन्होंने ऑफिशियली कहा है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वो फॉल्स नेगेटिव नहीं था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वायरस के अंदर ऑलरेडी 30 से 33 म्यूटेशन सोची जा रही हैं कि हो चुकी हैं। तो अगर वो वायरस म्यूटेट होके रीइंफेक्ट कर रहा है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और ये लगातार अभी चल ही रहा है, ये म्यूटेशन आगे कितना कितना ये रूप बदलेगा और किस तरीके से अपने आप को जो है और पावरफुल करेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कह सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी। और इसी का इम्पैक्ट वैक्सीन पे पड़ रहा है। जी, आर.के. आर्या जी, आपसे मैं जानना ये चाह रही थी कि अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं आफ्टर लॉकडाउन या फिर ये जो कोरोना महामारी है, इसका असर जो है किन सेक्टर्स पर सीधे तौर पर बहुत बुरी तरीके से पड़ने वाला है, जिन्हें पूरी तरीके से ये खत्म कर देगा? तो टाइमलाइन पहले डिसाइड होनी चाहिए। टाइमलाइन के हिसाब से आप बिलीव कर रहे हैं कि ये जो फ्लैट हो रहा है कर्व लीनियर हो गया, तो ये अगर कुछ भी इंडिकेट नहीं करता तो तब हमें कितना लंबा और सोचना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम करेगी। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम करेगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप 1/3 लेबर एंगेज करेंगे तो 30% जीडीपी रहेगा। अगर 1/5 करेंगे तो डेफिनेटली 20% जीडीपी रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आप पेस कितना बढ़ा सकते हैं लेबर का। जहां कहीं पे भी आपको लेबर नजर आएगी, इसका मतलब ये है कि वहां पर अब बैंकों में अगर आप जाएंगे तो वहां तो ऑलरेडी स्पेसिंग है, इसीलिए काम चल रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज भी चला दी, फूड एंड सिविल सप्लाई भी चला दिया, और ये जो हेल्थ वर्कर्स है सभी तरह के ये भी चला दिए। जो अभी तक सप्लाई मिल रही है ये केवल 12-13% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि एक हाई रिस्क भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बना हुआ है। अगर लेबर को दोबारा से वापस संयंत्रों में भेज दिया जाए, उपकर जो यहाँ पर संयंत्र शुरू किए जाने, संस्थान शुरू होने हैं। वक्त बहुत कम है, इस चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़े। तो बेरोजगारी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और इससे पैदा होने वाली भूखमरी, ये सभी समस्याएं देश के सामने खड़ी हैं और इनके हल के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना से जिंदगी खतरे में है तो दूसरी तरफ इसे फैलने से रोकने के लिए अपनाए जा रहे उपायों से देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी संकट में है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जो सभी राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग करने वाले हैं, उसमें इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।